ये एक मैसेज था कि शायद ज़्यादातर ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी अभी भी मुस्लाम इस्लामिक इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करने की। दूसरी बात, जो तू मैं बाइडेन और इसके दरमियान चला, उससे भी अब सऊदी अरब को लग रहा है और कई बार ट्रंप ने ओपनली कहा कि मुझे किसी अमेरिकन नेशनल से 10 डॉलर लेना मुश्किल है, जबकि मैं एक किक लेकर $300 बिलियन सऊदी अरब से। ये एक हर्ट कर रहे हैं आप किसी कंट्री के इंटरेस्ट को, ईगो को। तो शायद एक वहाँ पर एक थिंकिंग आई है, लेट अस ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स ये। और हाल में इसके बाद जो मीटिंग हुई दोनों लीडरों के दरमियान, वो भी अच्छी नहीं हुई, उसके जो रिजल्ट्स है वो भी सही नहीं थे। उसके फॉलोअर इमीडिएटली उसके बाद ये जो ओपेक पर है, ओपनली डिफरेंसेस नजर आए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके और कुछ वो चीजें, वो पहलू भी सामने आ सकें जो आमतौर पर हमें मीडिया में नहीं मिलते। अभी इस वक्त इंटरनेशनल खबरों में यूक्रेन जंग में इल्जाम है कि ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है रूस, और उसके लिए ईरान ने इनकार किया है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया, उसमें बाकायदा ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं कि ईरान के शाहिद 136, जिसे कामिकेज भी कहा जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक किस्म के ड्रोन्स हैं। और इसराइल ने तो इस हद तक कह दिया कि अब हमें डर है कि हिजबुल्लाह उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया इसको ईरान के खिलाफ वार क्राइम्स की हद तक देख रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि जो न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी, अभी वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। एक लंबे अरसे से इसराइल की भी कोशिश रही है कि ये डील ना हो पाए। और भी कुछ इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और वो बहुत ही गहराई से चीजों को देखते हैं, समझते हैं और बहुत दुनिया घूमे हैं, अपनी आंखों से उन मुल्कों को देखा जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शेख मंजूर साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये यूक्रेन जंग में जो ईरान वाले एंगल से डिबेट होना शुरू हुआ है, वो क्या कुछ है, इसका मकसद क्या है, और क्या आपको हकीकत लगती है ईरान झूठ बोल रहा है? क्योंकि अमेरिका का तो इल्जाम है कि ईरान झूठ बोल रहा है। आपको क्या देखिए लगता है? देखिए ईरान और रशिया के जो ताल्लुकात है बहुत स्ट्रांग है। ये अभी नहीं है, अभी कई दहाइयों से चल रहा है। जब भी ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए, तो रशिया ने हमेशा अपना वीटो भी इस्तेमाल किया और उसकी सख्त मुखालफत की। और हाल ही के नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर ही कन्फाइन नहीं है। अगर आप देखेंगे सीरिया में जो क्राइसिस थे, पहले ईरान ने उसको इंटरवीन किया, वहाँ की हुकूमत को सपोर्ट दिया, और 2015 और 16 में रशिया भी डायरेक्टली इसमें इंटरवीन किया, जिसकी वजह से बशर अल असद की गवर्नमेंट जो वहाँ पर थी, वो कोलैप्स होने से बच गई है। ये एक ये है। इसके अलावा तकरीबन ये नेबर्स भी है, जो ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगी है, और उसको उसकी वजह से ईरान के पास यही दो बिग पावर्स चाइना और रशिया रहे, जिन्होंने लोगों को हमेशा साथ दिया। अगर आप देखेंगे रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट भी के मुलाकातें हुई कई बार पुतिन के साथ, और ये हकीकत है, अभी भी कहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट एक हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन के साथ मॉस्को गया, जहां न सिर्फ यानी कि ड्रोन्स के सप्लाई की बात हुई, लेकिन बल्कि
मीडियम रेंज के जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल उनको भी सप्लाई करने की बात, और उस पर ईरान ने आमादगी जाहिर की। यूक्रेन का कहना है कि ये जो ड्रोन्स ईरान से मिल रहे हैं, इससे उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको निशाना बना रहा है। ऑलरेडी उनका मानना है, कहना है, क्लेम वो कर रहे हैं कि 30% इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है वो खत्म हो गई है, और आने वाले महीनों के अंदर, खासकर विंटर के दौरान, इसमें बड़ी परेशानियां सामने आ जाएंगी, खासकर यूरोप के लिए और यूक्रेन के लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये हकीकत है। इसमें हालांकि ईरान ने अगर इसमें डिनाई भी किया है, लेकिन उस डिनायल में नहीं है। अगर आप इसमें इवेंट्स देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का जाना, उसके साथ हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन का जाना, इससे पहले जो पुतिन ने प्रेसिडेंट रईसी के साथ एक दो बार मुलाकात, एससीओ के दौरान भी वो मिले, ये एक दिखाता है कंटिन्यूटी है इनके रिलेशन में, और दिन ब दिन वो स्ट्रांग ही होते जा रहे हैं। अब अमेरिका नेचुरली इस वार तो इतना खिंच गया, वार में कभी एक तरफ की बर्तरी हासिल होती, कभी दूसरा क्लेम करता है, लेकिन इस वार से जो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस एलाइज को जो इकोनॉमिक बहरान इससे शुरू हुआ है, इकोनॉमिक बहरान के अलावा एनर्जी क्राइसिस जो शुरू हुए, उससे ये लोग बहुत परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आता है इसको कैसे खत्म किया जाए। उनको वो जो कहते हैं, वो ऐसे ट्रैप हो गए हैं, वार से निकल भी नहीं सकते हैं और वार को छोड़ भी नहीं सकते हैं। उनके लिए बहुत ही क्राइसिस है, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने अपना हाथ खींचा वार से, तो ये एक किस्म की उनको न सिर्फ मिलिट्री डिफीट हो जाएगी, बल्कि इसके अलावा उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो यूएस और इसके अलाइज की इमेज है, इसको भी बहुत बड़ा दचका लगेगा। अच्छा शेख साहब, आम तौर पर ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं और सही होते हैं। वो बल्कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इस हद तक कहा है कि वो उन्होंने प्रेसिडेंट को ये तजवीज़ की है, प्रपोज किया है कि ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दें, और ईरान कह रहा है कि हम डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के साथ। आपको इस डिप्लोमेसी में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि एक एक चीज और मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को भी हाँ, कि इजराइल के बाद, इजराइल के अलावा हाँ, शायद दुनिया का तन्हा मुल्क है यूक्रेन, जहां हाँ। के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों दोनों यहूदी हैं। तो क्या वो कोई इजराइल के इशारे पर वहां के फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म की बात कर रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी रशिया ने भी ये पहले से ही लग रहा था कि यूक्रेन में इसराइल का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। इसकी यानी कि चर्चा पहले भी हुई है, एलिगेशंस भी लगे। तो लेकिन साथ ही साथ ये इस वक्त ईरान जो है वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रखना चाहता है। वो चाहता है, अगर कुछ कंट्रीज को इसके बारे में कोई खदशात है, वहाँ की हुकूमत चाहती है, उस पर वो क्लैरिफिकेशन देने को तैयार है। लेकिन बातचीत का इस वक्त जो है, इतना जो है, कोई इफेक्टिव साबित नहीं होगा। बातचीत ऑलरेडी, जंग तो है 7वें महीने में भी, यानी कि वो भी खत्म होने वाला है। जंग डिसाइसिव फेज में है और क्रिटिकल फेज में है, जहां ये एक तरफ ये जो है न्यूक्लियर भी बन सकता है, क्योंकि रशिया बार बार धमकी दे रहा है कि अगर उनके इंटरेस्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो वो किसी भी हद तक इस जंग को लेने को तैयार है। इसलिए इस वक्त जो सारा फोकस है वो जंग पर है, या जंग को खत्म करने पर है, या जंग बढ़ेगा, इस पर दोनों कंट्रीज इसमें इस वक्त इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें रूस ने अपने जो ऑक्युपाइड एरिया हैं उसके, यूक्रेन के, एनेक्स उसमें जैसे उसमें अनेक्स्ड जो मार वो है, मार्शल लॉ लगा है। जी जी, वहां मार्शल लॉ लगाया है।
और दूसरी तरफ यूक्रेन भी बीच-बीच में ऐसे दावे कर रहा है कि वो कुछ इलाके वापस ले रहा है। तो आपको क्या रूस कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्या कुछ है जंग के मैदान में, क्या कुछ इम्कान है, क्या हो सकता है? देखिए, ये हकीकत है कि रेजिस्टेंस ज़बरदस्त हुई है रशियन फोर्सेस को, जो उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इस रेजिस्टेंस की हुई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कंटिन्यूअस मिलिट्री, मॉरल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को यूएस और इसके जो है एलाइज़ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ से मिला है। देखिए, जो है टोटल सपोर्ट उनको मिलता है, ना कि सिर्फ सपोर्ट मिलता है, मॉरल और मटेरियल सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग उनको हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ऐसे रिपोर्ट में आया 40,000 के करीब यूक्रेनियन को हाईली ट्रेन किया गया। उसके अलावा जो भी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट है, जिसमें उनको हर किस्म के एक अब रिसेंटली न्यूज़ आई है, उनको एक शील्ड दिया जा रहा है ताकि मिसाइल अटैक से बचाया जाएगा इनको। ये उनको इतना सपोर्ट मिला, प्लस यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी रेजिस्टेंस बहुत दी है, जो ये रशिया को ऐसी तवक्का नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि हाल इसी की वजह से रशिया ने जो है, जो आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो रिजर्व्स होते हैं, उनको भी बुलाया है। हो सकता है इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी इतनी कामयाब नहीं रही इफेक्ट, लेकिन एक चीज़ तो है, जैसे-तैसे उसने ये जो 4 रीजन्स में है, अपना कब्ज़ा जमाया है, वहाँ पर रेफरेंडम किया है। अब चूँकि कहीं-कहीं वहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, इसके लिए मार्शल लॉ भी लगाया है और पिछले कई दिनों से वो कंटिन्यूअसली कीव पर रॉकेट और मिसाइल हमले करता है, जिसकी वजह से वो सारा फ़ोकस वहाँ ही चाहता है यूक्रेनियन फ़ोर्सेस का, ताकि यहाँ पर वो अपनी पोज़ीशन जो है कंसोलिडेट कर सके। अच्छा, ये अभी एक और रिपोर्ट बार-बार आ रही है वेस्टर्न मीडिया में कि ईरान के आईआरजीसी के लोगों को भेजा गया है यूक्रेन के उन इलाकों में जहां रूस ने उसे अनेक्स किया है, या क्रीमिया में उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए रूस के फौजियों को अपने ड्रोन इस्तेमाल करने के। उसको उसको आप किस हद तक क्या लगता है, आपको यकीन आता है कि ये मुझे नहीं लगता है ऐसे, इतना तो मुझे नहीं लगता है वो भेजेंगे, अपने ये जो फ़ोर्सेस भेजेंगे उनको वहाँ पर। वो तो हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स गए होंगे। जैसे अभी-अभी न्यूज़ आई है, ऑस्ट्रेलियन पायलट्स और जो ब्रिटेन के पायलट्स हैं, वो चाइनीज़ एयर फ़ोर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे प्राइवेटली गए, इंडिविजुअल तौर पर कुछ लोग गए होंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ना ईरान उस हद तक जाएगा। हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज़ है, बहुत कोऑपरेशन है। वो आपस में मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में शेयर करते होंगे इन्फॉर्मेशन, या उसके बारे में जो कुछ भी और फर्दर इनकी जो कोऑपरेशन होगी, वो इसके बारे में होगा। मुझे नहीं लगता उसकी अभी ज़रूरत पड़ी है। हालाँकि अभी दूसरा जनरल वहाँ पर रशिया ने चेंज किया है। इस जनरल के बारे में कहा जाता है ये ज़्यादा रुथलेस है और बड़ा टफ है। मतलब देखना है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा दिनों में जो वॉर में। उसके बाद भी कीव पर ज़बरदस्त एक यके बाद दूसरे जो है हमले शुरू हो गए हैं, जिससे सारा फोकस इन एनेक्सेड एरियाज से शिफ्ट होके कैपिटल पर पड़ गया है। अच्छा, न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए इज़राइल बहुत कोशिश करता रहा। उस वक़्त ख़ास तौर पर जब ये ऐसा लग रहा था कि शायद 1 हफ्ते में डील हो जाएगी, और रूस के जो टॉप डिप्लोमेट थे वहाँ पर, उन्होंने कई बार उम्मीद ज़ाहिर की थी, उस किनारे पर पहुँच चुकी थी डील। इसको रोकने के लिए इज़राइल बार-बार कोशिश करता रहा था। क्या ईरान के खिलाफ जो ये इल्ज़ाम है, चूँकि अभी ईरान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या उस डील को रोकने का ही एक तरीका हो सकता है? क्या क्या कुछ है उसके पीछे, और क्या क्या लगता है? देखिए, अमेरिकन जो स्पोक्स पर्सन है उसने क्लियरली कहा
कि ये डील जो है फिलहाल उनकी प्रायोरिटी में नहीं रही है, क्योंकि वो इस वक्त अपना जोर लगाए हुए हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस विद इन ईरान चल रहे हैं, उनको वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आज से कुछ दिन पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की जब ईरान में उसके दौर हुकूमत के दौरान प्रोटेस्ट हुए, हमने उस वक्त उनका सपोर्ट नहीं किया है। यानी कि इस वक्त ये क्लियर इंडिकेशन मिल रही है अमेरिकन गवर्नमेंट या वेस्टर्न एलाइज या इवन इसराइल जो है, जिसकी ईरान बार बार बात कर रहा है और जिन पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इस वक्त जोर लगाए हुए हैं कि ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, और इसलिए वो इन प्रोटेस्ट्स को प्रमोट करने में हर किस्म के सपोर्ट दे रहा है। यही वजह यूएस भी बताता है कि ईरान का ये जो है फिलहाल ये अंडर द कारपेट रहेगा, जब तक वो देखना चाहते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि उनको उम्मीद लग रही है शायद ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रेजेंट रजीम को कमजोर करने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में कुछ तल्खियां बढ़ती हुई कुछ नजर आ रही हैं। एक साहब सऊदी जिनके बारे में कहा गया है कि वो प्रिंस भी प्रिंस है। हैं, शाही खानदान से हैं। उन्होंने अमेरिका को खास तौर पे धमकी के अंदाज में कहा है कि जो कोई हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देगा, हम जिहाद करने के लिए तैयार हैं, और हमारे खिलाफ हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसे क्या लगता है आपको, क्या कोई आम तौर पर वहां बगैर किसी सरकारी कंसेंट के इस किस्म की चीजें बाहर आती नहीं है? ये पहला मौका लग रहा है इस तरह का। देखिए, पिछले 1 डेढ़ साल से ये लग रहा था कि सऊदी अरबिया ग्रेजुअली कोशिश कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है अपनी पॉलिसी को, and it is moving towards, leaning towards चाइना एंड रशिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है, जब अब्राहिम अकॉर्ड हुआ उस वक्त सऊदी अरबिया भी उसका मेजर प्लेयर था। उसने इस अकॉर्ड को इवॉल्व करने में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो चाहता था, बड़ा नुमाया रोल करना चाहता था। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं एक तो वहाँ भी रिजीम चेंज हुई, यूएस में भी, यहाँ भी एक थिंकिंग आ गई। नए रिजीम ने पिछले 1 डेढ़ साल से उन्होंने सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस का बायकॉट ही किया। हालाँकि डिफरेंट लेवल्स पर उन्होंने ताल्लुकात बराबर कायम रखे। उसमें एक शिफ्ट आया। पहले उन्होंने जो लग रहा था कि सऊदी अरबिया इज़राइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठा है, मीटिंगें भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, वो नहीं हुआ। हम्म, हम्म, जो एक तेजी के साथ 5-6 मुल्कों ने यके-ब-दगरे इज़राइल को तस्लीम किया, बहरीन ने किया, यूएई ने किया, सूडान ने किया, मोरक्को ने किया, हम्म, लेकिन अब जो लग रहा था सऊदी वो रुक गया। और बाद में उन्हीं की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो टू स्टेट फार्मूला को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और उस पर उन्होंने कहा ये हमारे लिए टाइम नहीं है। एक तो ये शिफ्ट आया, ये एक मैसेज था कि शायद ज़्यादातर ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी अभी भी इस्लामिक इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करने के। दूसरी बात, जो तू मैं बाइडेन और इसके दरमियान चला, उससे भी अब सऊदी अरब को लग रहा है, और कई बार ट्रंप ने ओपनली कहा कि मुझे किसी अमेरिकन नेशनल से $10 लेना मुश्किल है, जबकि मैं एक किक लेकर $300 बिलियन सऊदी अरब से। ये एक हर्ट कर रहे हैं आप किसी कंट्री के इंटरेस्ट को, ईगो को। तो शायद एक वहां पर एक थिंकिंग आई है, लेट अस ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स ये। और हम्म, हाल में इसके बाद जो मीटिंग हुई दोनों लीडरों के दरमियान, वो भी अच्छी नहीं हुई, उसके जो रिजल्ट्स है वो भी सही नहीं थे। उसके फॉलोअर इमीडिएटली उसके बाद ये जो ओपेक पर है,
ओपनली डिफरेंसेस नजर आए। और यहाँ इस दौरान सऊदी अरब ने कोशिश, वो तो रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी मिले, उसके अलावा चाइनीज के साथ भी। नाउ चाइना हैज बिकम बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सऊदी ऑयल। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में भी दूसरों से वो आगे गया है। ये एक चेंज है एंड इट इज इनएविटेबल, इट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन ग्रेजुअली होगा। अमेरिका को भी लग रहा है कि इट हैज टू रिसेट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स मिडल ईस्ट। अब यही नहीं, इसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट भी जो है हाल ही में वो पुतिन से मिले, वहां पर बातचीत की, और गल्फ कंट्रीज ने एंडोर्स किया ओपेक का डिसीजन, जो उन्होंने ऑयल कट पर जो उन्होंने डिसीजन लिया, इसको एंडोर्स किया। मतलब है कहीं ना कहीं जो है थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएस, और शिफ्ट हो रहा है उनकी पॉलिसी में। लुक ईस्ट पॉलिसी जो कहते हैं उस पर ज्यादा फोकस है, और ज्यादा सऊदी अरब इस वक्त बहुत गाइडेड तरीके से वो यूक्रेन में भी रोल अदा करना चाहता है। उसने अभी हाल ही में 218 के करीब जो प्रिजनर्स है, उनमें यूक्रेनियन भी थे, दूसरे नेशनल्स पे, उनको इंश्योर किए उनको रशिया के प्रिजनों से उनका रिलीज किया जाए। वो दिखाता है कि कन्वे करना चाहता है मेरे पास, मेरे रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है। ये दूसरी बार है, इससे पहले भी एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ है। और तीसरी बार साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन एड भी दिया, $400 मिलियन का दिया है उन्होंने यूक्रेन के लिए। तो एक बैलेंस्ड रोल करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक, हालांकि बार बार वो रशिया की उन्होंने कभी कंडेमनेशन टोटल नहीं की, साथ ही इनको भी ये किया, उनके रिलीज कराए ये, वो एक बैलेंस्ड रोल इस मामले में करना चाहता है। लेकिन शिफ्ट है, और ये यहाँ ही नहीं रुकेगा, ये कहीं और भी। मैं उसी में आगे मालूम करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल, कि सऊदी अरब जो वो शिफ्ट जाहिर कर रहा है रूस और चीन की तरफ, और ईरान से भी बातचीत का सिलसिला रहा है। बगदाद में 4-5 राउंड हो चुके हैं। अब उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी थी, वो अभी एक तरह से ऐसा लग रहा है होल्ड पर है। आपको क्या लगता है इस तब्दीली में ईरान और सऊदी अरब भी नजदीक आएंगे? देखिए, एक चीज सबसे बड़ी इसकी जो ये जो है इंडिकेशन है, सीज फायर सस्टेन करना यमन में, इसकी सबसे बड़ी एक इंडिकेशन है। और पिछले 4-5 महीनों से ये चल रहा है, कैजुअलिटीज नहीं हो रही है वहां पर। वो जो है एक एटलीस्ट काम अपियर्स टू बी दियर, अगर बाकी चीजें तो नहीं हो रही है, लेकिन एक काम है, या हॉस्टिलिटी नहीं हो रही है, मिलिट्री इतना नहीं हो रहा, ये एक इंडिकेशन है। दूसरी बात, ये ईरान के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना सऊदी अरब के लिए, कि कंट्री जो रीजन के दो बड़ी कंट्रीज है वो आपस में रेस्टोर करे, नॉर्मलाइज रिलेशन करे, इसमें बहुत पेशरफ्त हुई है। चूंकि अब दूसरी चीजें इसमें, एक जो है सऊदी अरेबिया भी ईरान के न्यूक्लियर जो इनका प्रोग्राम है उसके खिलाफ है। यहाँ वो बहुत क्लोज है, यानी कि आइडियाज उनके मिलते हैं इजराइल के साथ। और इसमें एक रिजर्वेशन ये है, दूसरी रिजर्वेशन अभी भी जो है, जो खासकर इराक के मामले में या दूसरे चीज़ों के मामले में, उनको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। ये जो खलिशें हैं, ये दहाइयों के हैं, ये आज के नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल भी है, और दूसरा जो है, जो रीजन में किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा इस पर भी है। ये चूंकि लोकल इश्यूज भी है, इसमें कंप्लीट जो है, ये जो कंप्लीट जो है ट्रस्ट जो है, एक दूसरे पर ट्रस्ट डेफिसिट तो रहेगा, लेकिन वो काम करने की जो कोशिश हो रही है, आई थिंक दे विल सक्सीड इन दैट। कहीं ना कहीं यूएई के साथ भी उनका चल रहा है कि वो शायद एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेट्स भी कर रहे हैं। इनके साथ भी हो सकता है आइंदा 2-3 महीनों के अंदर, अगर फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, एक माहौल जो है पीसफुल माहौल इससे कायम हो जाएगा। जो रंजिशें हैं वो किसी हद तक खत्म हो जाएगी। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो रहेंगे,
वो हर एक का अपना-अपना ये जो है नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है। और अभी इराक में चूँकि सरकार बनने का भी मामला है, वो बीच में कुछ अटका हुआ है। शायद बगदाद में हालात बेहतर होंगे तो बातचीत फिर से आगे बढ़े। जो लगता था कि उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद या अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्राइम मिनिस्टर के बाद शायद जो दूसरा ग्रुप है उसने वो अभी हफ्ता हो गया, अभी कोई ऐसा उन्होंने कोई इसमें रोड़े नहीं अटकाए हैं। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर को विद इन 1 मंथ ही हैज़ टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, लगता है ही मे बी एबल टू गेट इट। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने कई इश्यूज़ पर ख़ास तौर पर यूक्रेन में जो ईरान के ड्रोन्स का मामला है, उस पर आपने बताया और ख़ास तौर पर बताया कि एक ईरान के वाइस प्रेज़िडेंट मिलिट्री डेलीगेशन के साथ मॉस्को गए थे और बहुत मुमकिन है कि वो और कुछ हथियार देने की बातचीत करें। इसके अलावा सऊदी और अमेरिका के ताल्लुकात के सिलसिले में भी आपने बताया और ये बताया कि रूस और चीन की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। थैंक यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।